कि नीतीश जी के राजनीतिक गुरु आप हैं। अगर जनता के महत्वाकांक्षा क्या है, जनता क्या प्राप्त करना है, जनता के, और वो देश के प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। ये तो कोरा बकवास है। अभी भी तो बेइज्जत हो ही रहे हैं, रोज बेइज्जत हो रहे हैं। इतना बेइज्जत होने वाला कोई राजनीति में व्यक्ति नहीं है। क्या किया आपने? सच्चाई यही है, बिहार को नरक आपने बना दिया। बिहार इतना दलदल में फंस गया है कि नोबडी कैन रिमूव। और आज बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी धूल फाक रही है तो वो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। बहुत कुछ बदल रहा है देश की सियासत में। धीरे धीरे विपक्ष की पार्टियों को कई चेहरे प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन एक चेहरा जिसकी रोज चर्चा होती है और वो चेहरा बिहार से ही है, नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे प्रबल दावेदार उनकी कुर्सी का बताया जा रहा है, और ये सब कुछ बिहार में हो रहा है। बिहार की राजनीति इतनी गर्म हो गई है कि देश की राजनीति को इसकी तपिश महसूस हो रही है। अब ये तो देखना होगा कि आखिर भाजपा किस तरीके से रिएक्ट करती है इस मुद्दे पर। जिस तरीके से भाजपा ने बिहार में अपने कार्यक्रमों को बढ़ाया है, इससे एक दो सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि क्या भाजपा वाकई नीतीश कुमार द्वारा जो पूरा देश में जुटाया जा रहा है विपक्ष को, उससे बेचैनी बढ़ रही है, या नीतीश कुमार जो चेष्टा कर रहे हैं ये गलत है। देखिए, ये एनालाइज करना एक बिहारी के तौर पर जरूरी है, और बिहार बेस्ड चैनल के तौर पर ये जरूरी है समझना कि नीतीश कुमार क्या नरेंद्र मोदी के समानांतर खड़े होने लायक है भी। क्या नीतीश कुमार ने बिहार में पिछले 15-16 सालों में जो काम किया है वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कई स्तर पर क्या उस लायक है कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा सके? फिर एक और सवाल होता है, क्या नरेंद्र मोदी ने पिछले अपने 10 सालों के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश को ऐसा कुछ दिया है जिसकी वजह से ये कहा जाए कि उन्हें चुनौती दे पाना नीतीश के लिए संभव नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों को लेकर हम बगल में हमारे जो गेस्ट हैं उन तक पहुंचेंगे। ये इंटरव्यू नहीं है, विश्लेषण है। बहुत तरीके की बातचीत होगी, लेकिन वो बात शुरू करने से पहले मैं जरा परिचय दे दूं अपने गेस्ट का। इनका नाम सतीश कुमार जी हैं। सतीश कुमार जी पहले भी हमारे चैनल पर आ चुके हैं। 3 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सूर्यगढ़ा से रहे हैं, 2 बार अस्थाना से रहे हैं। इन्हें जानते हम कैसे हैं? देखिए, 1994 में कुर्मी चेतना महारैली इन्होंने कराई थी, और 95 में लौकुश कन्वेंशन कराया था। ये दोनों ऐसे माइलस्टोन कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों ने बिहार में लौकुश राजनीति को स्थापित किया और देश की राजनीति में ओबीसी राजनीति को काफी मुखरता से रखा। अब नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो 30-35 को विधायक पर थोड़ी बन रहे होंगे। वो तो लौकुश समीकरण देख रहे हैं, पटेल समाज, मौर्य समाज और ओबीसी समाज का बड़ा वोट बैंक देख रहे हैं। शायद इसीलिए बिहार में उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की सिफारिश भाजपा के साथ रहते हुए लड़कर की थी। अब नीतीश कुमार भाजपा से अलग है, तो पहला सवाल सतीश जी आपसे यही होगा जी, स्वस्थ तो है ना सर आप? बिल्कुल स्वस्थ हैं जी। बीच में कोरोना हो गया था। नीतीश कुमार जी का राजनीतिक स्वास्थ्य कैसा लग रहा है आपको? राजनीतिक स्वास्थ्य हमको लगता है कि पूरे देश और अपना प्रदेश बिहार के अंदर जी जो राजनीतिक उठापटक है पूरा वहाँ पोह के वातावरण में चला गया है, और जो कुछ घटनाएं घट रही है राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है जी। मुल्क की राजनीति धराशायी हो गई है, और इस बीच मुल्क की राजनीति की बात करने वाले नीतीश बाबू का राजनीतिक सेहत आप जानना चाहते हैं जी। तो राजनीतिक सेहत तो इसी बात पर निर्भर करता है कि सोशलिस्ट विचारधारा के लोग थे, राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश यादव, जयप्रकाश नारायण जी, ऐसे सरीखे व्यक्तित्व के पीछे चलने वाले लोग थे। आचार्य नरेंद्र देव जैसे विचारक के साथ चलने वाले लोग थे जी। लेकिन इन्होंने जो कुछ किया है 7-8 वर्षों के अंदर 3 बार सिद्धांत विहीन राजनीति का जो श्रृंगार अपने ऊपर किया है, हम कह सकते हैं सरकार पलट के 10 हो जाना को आप सिद्धांत विहीन राजनीति। सिद्धांत विहीन इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर जनता ने मैंडेट दिया बीजेपी के साथ, अगर जनता ने मैंडेट दिया लालू जी के साथ जी, मैंडेट के खिलाफ जनता के सवालों पर अगर नीतीश जी बदलते तब एक बात होती,
लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए जिस तरह से बदलते रहे हैं, अपने ईगो के लिए जिस तरह से बदलते रहे हैं, और अपने व्यक्तिवादी आचरण के लिए जिस तरह से ये स्थापित हुए हैं, और मूल्य की राजनीति की जिस तरह से धज्जियां इन्होंने उड़ाया है, इनका राजनीतिक सेहत जब से ही राजनीति कर रहे हैं हमारे नज़र में सबसे बुरे वक्त में है, बुरे दिन। सिम्टम्स बहुत सारा आप बता दिए सर, लेकिन आपने ये बात भी बताई कि बड़े बड़े दिग्गजों का आपने नाम लिया जो सिद्धांत की राजनीति करते रहे। कहते कहते आपने ये भी कह दिया गांधी जी का एक जो मूल मंत्र था, सिद्धांतविहीन राजनीति बड़ा कष्टकारी। 7 बात उन्होंने राजनीतियों के लिए कहा। बार बार नीतीश जी नाम लेते हैं राष्ट्रपिता का, और बार बार नाम लेकर वो उस पर राजनीति भी करते हैं और भाजपा को आईना भी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद भूल जा रहे हैं। देखिए, गांधी जी का नाम तो बार बार ही लेते ही हैं और आदर्शवादी विचार को व्यक्त करते हैं, लेकिन विचार व्यक्त करना एक बात है और व्यवहारित करना, व्यवहार में लाना दूसरी बात है। दोहरा आपको लग रहा है? हाँ, बिल्कुल, इनका चरित्र ही है। जैसे आपने देखा, शराब को दरवाजे दरवाजे तक पहुंचाने का काम इसी सरकार ने किया, नीतीश जी के टेंडर ठेका करके, और पुनः उसके बाद ऐसा गांधी जी का दिया उदाहरण, और तो शराबबंदी की ओर बढ़ गए। लेकिन न तो शराब बंद हुआ और न कोई दूसरा आईना दिखा पाई। मिला जुला कर बिहार को और बर्बाद कर दिया। बर्बाद इसलिए कर दिया कि आर्थिक तंगी का कारण यह भी है कि बिहार के अंदर स्रोत बहुत कम है जी। प्राप्त करने के साधन, प्राप्त करने के स्रोत में एक स्रोत, बहुत बड़ा स्रोत हुआ भी था, उसको बंद किया, बढ़िया बात था, लेकिन न तो स्रोत से कोई फायदा हुआ, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं किया, और बढ़ गया, शराबबंदी बढ़ गया वास्तव में जी। इन्होंने कहा कि बाल विवाह बंद करना चाहिए, दहेज प्रथा बंद करना चाहिए, तो आदर्शवादी बातों की चर्चा वर्चा ही करते रहे, लेकिन व्यवहार में क्या किया सबने देखा। लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं, इन बातों को जनता भी तो देख रही है, लेकिन जनता बार बार इन्हें चुनकर भेज रही है। नहीं, चुनकर कहाँ भेज रही है? आपको लगता है वो तो क्या कहा जाए, बिहार का विडंबना है, देश का विडंबना है, देश का भी विडंबना है। देश के अंदर जो सत्ता में आज बैठे हुए हैं लोग, क्या क्या वादा किया था, कैसे जुमलेबाजी में वो तब्दील हो गया उनका सारा का सारा वादा। प्रति व्यक्ति को 15 लाख रुपया देना, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देना, बेटियों का इज्जत अस्मत अक्षुण्ण रखना, और फिर तरह तरह की बात, किसानों के पैदावार का लाभकारी मूल्य दुगना करना, तरह तरह से उन्होंने जो कुछ वादा किया था। भाजपा ने भी वादा खिलाफी की है, नीतीश जी ने भी की है। नहीं, उससे ज्यादा नीतीश जी ने किया। वही मैं पूछना ज्यादा किसने किया? आपने नीतीश जी की तरफ पहले मोड़ दिया। हाँ, नीतीश। लेकिन सर ये बातें जो आप कह रहे हैं नीतीश जी के खिलाफ काफी क्रिटिकल भी आप हो रहे हैं। उड़ते उड़ते हमको भी बात हवा लगती है, कहीं कहीं हमको खबर लगी है ये बात, हालांकि अपने कभी नहीं कहा है, मैंने सुना है कहीं कि नीतीश जी के राजनीतिक गुरु आप हैं। क्या सिखा दिया आपने? नहीं, राजनीतिक गुरु हम नहीं हैं, झूठ बात नहीं बोलेंगे, लेकिन हमने जब पूरा बिहार खून में डूब गया, बिहार बदनाम हो गया, जातीय दीवार खड़ा करके इस मोहब्बत के बिहार को नफरत खड़ा करने वाले आप, कुशवाहा कार्यक्रम पहला करने वाले आप, नीतीश कुमार को पहला राजनीतिक कुशवाहा लव कुश मंच देने वाले आप, तो राजनीतिक गुरु आप कैसे नहीं हुए? नहीं, राजनीतिक गुरु हम आपका फॉलो नहीं किए वो। नहीं, पहले से ही नीतीश बाबू राजनीति करते थे, लेकिन यह बात सच है कि जब कोई राजनीति में कभी इंटरेस्ट नहीं उन्होंने लिया। नहीं, कभी नहीं लिया। कार्यक्रम के बाद लिया, न पहले लिया न आज ले रहे हैं। उसको एक्सप्लॉइट किया, समाज को एक्सप्लॉइट किया, बाहर में शो किया कि हम जात पात नहीं करते हैं, अंदर खाने जात पात किया, लेकिन कुर्सी के लिए किया, बिहार के माटी के परिवर्तन के लिए नहीं, खुशहाली के लिए नहीं किया, यहाँ अमन चैन बहाल करने के लिए नहीं किया, बेरोजगारी खत्म करने के लिए नहीं किया, किसानों के खेत में पानी की व्यवस्था के लिए नहीं किया। ये तो सर्वविदित है। 17 वर्ष का उम्र बहुत बड़ा होता है किसी भी सरकार का। 17 वर्षों में इन्होंने क्या दिया? आप गौर से अगर देखिएगा, जैसे आपने कहा क्या राजनीतिक सेहत है, राजनीतिक सेहत तो बिहार की जनता की स्थिति पर पहले गौर करिए। इनके नेतृत्व में 17 वर्षों में कभी आरजेडी के साथ शासन चलाया, कभी कांग्रेस के साथ, कभी भाजपा के साथ, सबके साथ चलाया, किसी से कोई पर मजबूरी इनकी हो सकती है। नहीं, मजबूरी क्या थी? कभी 30-70 एमएलए था, 43 एमएलए, कभी कुछ था, कभी कुछ था। तो औने पौने में नीति सिद्धांत को बगल में रखकर
और ये अपने सेल्फ में कुर्सी पर बैठने के लिए बैठे। अगर जनता के लिए बैठे हुए होते तो 17 वर्ष काफी है। अच्छा, एक और सर बहुत मज़ेदार मतलब चर्चा अक्सर दर्शकों से मेरी होती रही है, मैं चाहता हूँ कि इस पर आप भी जरूर टिप्पणी कीजिए। नीतीश कुमार जब पहली बार बिहार में आए थे तो धीरे धीरे अपना ताकत उन्होंने बढ़ाया, विधायकों की संख्या एक धीरे धीरे करके बढ़ी और काफ़ी प्रचंडता से भी वापस आए, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो प्रसिद्धि थी वो घटी, विधायकों की संख्या भी घटी और अब तो 43 पे आ गए हैं। तो पॉपुलैरिटी बिहार में घटती नजर आ रही है और वो देश के प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। ये तो कोरा बकवास है। हमसे अगर पूछिए, जिस दल का 43 को विधायक 45 को विधायक हो जी, जिसका जनाधार एक लिमिटेड जाति में संकुचित हो, एक स्टेट में हो, अगर पूछें कि पंजाब के लिए इन्होंने क्या किया, हरियाणा के लिए क्या किया, गुजरात के लिए क्या किया, बंगाल के लिए क्या किया, उत्तर पूर्व के लिए क्या किया, तमिलनाडु के लिए क्या किया, कहीं कुछ नहीं। तो नहीं किया तो देश छोटा बिहार नहीं है। 70-75% के आसपास ओबीसी हैं देश में। ओबीसी नीतीश कुमार लगातार ओबीसी के लिए इन्होंने क्या किया, मांग कर रहे हैं, जातीय जनगणना कराएंगे, जातीय जनगणना, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जातीय जनगणना हमने कहा कि 17 दायरा बढ़ाएंगे। बिल्कुल 17 वर्षों से लगातार सत्ता पर बने हुए हैं। कोलाजियम सिस्टम की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, प्रोन्नति की बात कर रहे हैं। अपने बिहार में 17 वर्ष में क्या किया सोना हमको आप बताइए। अगर आपको याद, भ्रष्टाचार नहीं होने दिया, जंगल राज से बचाया, क्या बात, तो मान लीजिए आपने पकड़ लिया, क्या बात आप बोलते हैं कि भ्रष्टाचार रोका। भ्रष्टाचार तो आकंठ डूब गया और भ्रष्टाचार संस्थागत रूप धारण कर लिया। एक साधारण मसलन आप लीजिए, यहाँ पर डिग्री घोटाला हुआ, मेधा घोटाला हुआ, सृजन घोटाला हुआ, टेक्स्ट बुक घोटाला हुआ, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें तहकीकात किया गया हो, घोटाला में वो लिप्त नहीं पाया गया हो। और उसकी बात छोड़ दीजिए आप, इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस होगा। इंदिरा आवास है एक, है ना, जिसके तहत गरीबों को माने मकान देने की बात है। ये महात्मा गांधी की कल्पना थी, कांग्रेस की कल्पना थी, लेकिन यहाँ कितना इंदिरा आवास आया तो पता है, करोड़ों की तादाद में आया। 14 करोड़ की आबादी है, 2-4 करोड़ के लिए इंदिरा आवास की संख्या आ चुकी, हजारों करोड़ रुपया आ चुके, लेकिन मकान कहीं दिखता क्या। आप पटना से आरा की ओर बढ़िए, पटना से बख्तियारपुर की ओर बढ़िए, पटना से सोनपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा की ओर बढ़िए, कहीं इंदिरा आवास आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। नल जल योजना दिखता ना सर? नहीं, नल जल हम सुने इंदिरा आवास में 1,40,000 आजकल पैसा मिलता है। सर देखिए, बिहार तो पहले 40,000 रुपया ले लेता है बिचौलिया, उन मुख्यमंत्री के यहाँ जाता है कि किसके यहाँ जाता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सरेआम यह बात घोषित है कि 1,40,000 में 40,000 कम से कम लाभुक को, अफसर को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सबका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस बात को छोड़ दीजिए। आपने नल जल की चर्चा किया, नल जल बड़ा बढ़िया योजना है, लेकिन 1 लाख मार दीजिए नल जल में, वो गांव में जाइए और ऐसे ठेल दीजिए तो समूचा नल गिर जाएगा। पैखाना बना उसी तरह से, कोई टिकाऊ नहीं है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार के आगोश में वो चला गया कि वो महीनों दिन तक टिकने वाला नहीं। सर तो आप समझिए, मतलब भ्रष्टाचार तो कहीं भी होता है, तो राजीव गांधी कह के गए थे, लेकिन भ्रष्टाचार जब दिखता है तो नीतीश कुमार जी की प्रतिक्रिया क्या होती है? तेजस्वी यादव तक को हटा दिया, अपने साथ सरकार में थे, किसी को छोड़ते नहीं है, कोई भी मंत्री होता है इस्तीफा ले लेते हैं, अपने करीबी हो या कोई हो, चाहे सीपी सिंह क्यों ना हो। आप इसी से समझ सकते हैं कि अभी सरकार जो बनी है उसमें कृषि मंत्री हैं, एक नया नौजवान आदमी है, सुधाकर सिंह या कौन सिंह है हम नहीं जानता, हमारे परिचय नहीं है, लेकिन सुधाकर सिंह कैबिनेट की बैठक में कहा कि हमारे सारे अफसर चोर हैं और मैं चोर का सरदार हूं। एक दिन नहीं कहा, उठकर चले गए और अब तक वह आदमी सस्टेन पर काबिज है कि विभाग में सारे लोग अफसर चोर हैं और चोर का सरदार मैं हूं।
इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सच्चाई तो यही है कि अगर नीतीश कुमार में थोड़ा भी राजनीतिक लाज शर्म होता तो उसको इस्तीफा राजनीति से, मुख्यमंत्री से नहीं, राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अक्सर ये सवाल जब पत्रकार पूछते हैं नीतीश कुमार जी से, तो नीतीश कुमार जी का जो सब कुछ जानते हैं नीतीश कुमार जी, उनका जवाब होता है कि इस बारे में मैंने जाना नहीं, अभी मैं जानूंगा तो 17 वर्ष में नहीं जाना, ये जानेंगे जब मट्टी के नीचे चले जाएंगे तब। आप प्रधानमंत्री बनने के लिए चले हैं तो जाहिर बात है बिना कुछ जाने आपसे तो पूछेगा ना लोग भाई कि बिहार में क्या क्या किया। किसान और मजदूर दो तबका है जी। बिहार जब झारखंड अलग हो गया तो बिहार का मूल मंत्र बच गया खेती। खेती के लिए 17 वर्ष में आपने क्या किया? 3 किसी रोड मैप, सुना जरा सा 3 किसी रोड मैप दिया। किसी रोड मैप देने का मात्र उद्देश्य था किसानों की प्रगति होना, इनका उत्पादन बढ़ना, उत्पादकता बढ़ाना और लाभकारी मूल्य बढ़ाकर इनको खुशहाल बनाना। क्या हुआ? क्या सच्चाई यही है। पिछले 3-4 वर्षों में, इस वर्ष को छोड़ दीजिए तो 21 जिला, 19 जिला, 20 जिला जलमग्न हो गया। 7 जिला से 12-14 जिला सुखाड़ में। इस बार तो क्या हुआ सो आपने देखा, ये कुर्सी के मारा मारी में लगे थे। अब बिहार की जनता, किसान और मजदूर जिस पर हम जिंदा हैं, आप जानिए उसी से आपका पूरा होता है सारी बात। जीडीपी किससे होता है? किसान से, किसी के पैदावार से होता है। और किसी के पैदावार को हटा दिया जाए उसकी अहमियत को तो बिहार में बचता क्या है? कुछ नहीं। उसका क्या विकास नहीं, क्या करे? 17 साल में बाढ़ तो हर साल आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, रेगुलर है ही नहीं, तो आखिर कौन करे? ना समुद्र है ना प्राकृतिक संसाधन है, करे तो क्या कुमार? सच्चाई है कि बिहार के अंदर जो उर्वरा शक्ति है जमीन में, उसके नीचे जो मीठे जल का स्रोत है, इसके अंदर जो नदियों का आच्छादन है, गंगा नदी जो निकलती है और यहाँ से गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी, तमाम जो नदियां हैं, 12-14 नदियां, 28 से प्रमुख नदियां, इन नदियों को अगर जोड़ दिया जाता, अगर कुशल जल प्रबंधन नीति बनाई जाती, और हम समझते अगर जल प्रबंधन नीति बनाई जाती तो न सुखाड़ होता, न दहाड़ होता, न लोग मरते और न लोग, आपको मैं बताऊं इनके राज में क्या हुआ? पॉलिसी पैरालिसिस है। पैरालिसिस एक जगह नहीं है, सारा महकमा उसी तरह से, चाहे वो शिक्षा को लीजिए चौपट है, आप हॉस्पिटल को लीजिए, स्वास्थ्य सेवा को मरगट है, लाखों बच्चे प्रत्येक साल मरते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रदेश के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार जी को इतनी समस्याएं आप बता रहे हैं, उन्हें भी पता है, तो क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं? और फिर इतना जब दूर नहीं कर पा रहे हैं राज्य की समस्या, तो प्रधानमंत्री बनना हठधर्मिता नहीं है? कहीं हठधर्मिता नहीं है, मैं तो कहूंगा कि राजनीतिक दिवालियापन है। राजनीतिक दिवालियापन यहाँ जहाँ है, हमारी तो अब सोच है कि फिर एक बार टूटने वाली है सरकार और नीतीश जी को फिर से लोग घंटी बजाते हुए देखेगा। ये तो बराबर घंटी दोलाते रहे, अब ये घंटी बजाएंगे, फिर भाजपा के साथ जाएंगे क्या? अब किसके साथ जाएंगे? हमको लगता है कहीं कोई लेने वाला इनको नहीं है। सबने इनको पहचान लिया, सबने जान लिया, सर कोई लेने वाला नहीं है। दिल्ली गए थे तो सारे दिग्गज नेताओं से मुलाकात, कौन दिग्गज नेता, लेकर ममता, कौन है दिग्गज नेता? सच्चाई यही है कि इस देश का आर्थिक स्थिति इतना जर्जर हो गया है, बेरोजगारी का आलम ऐसा बढ़ गया है, महंगाई इतना चरम सीमा पर चला गया है कि जीना दुर्भर है। और बिहार के अंदर, मैं देश की बात छोड़ भी दी जाए, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन बिहार में बताता हूं 17 वर्षों में क्या हुआ। नीतीश बाबू को जवाब देना चाहिए। यहाँ जब हमसे विचार गोष्ठी आप कर रहे हैं, उनसे आप पूछवाइए कि अगर देश के अंदर आम लोगों का प्रतिदिन का औसत आय 400 रुपया है, तो आप क्या 128 रुपया क्यों है? एक दूसरी बात कि गरीबी रेखा के नीचे पूरे देश के अंदर औसतन 4 में 1 है, अपने बिहार में 2 में 1 है। पर कैपिटा इनकम घटता चला जा रहा है, लेकिन बजट का आकार कितना बढ़ा आप देखिए। 20 में 1,97,000 करोड़ का बजट था जी। फिर 21 में 20,000 का बढ़ोतरी हुआ, और अभी 22-23 में बजट का आकार बढ़कर 2,47,000 हो गया जी। कैसे हो गया? सच्चाई यही है, प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपया नीतीश की सरकार ने सूद पर
पैसा लिया नीति आयोग से, फाइनेंशियल कमीशन से। आज कहां पहुंचा दिया बिहार को। सच्चाई यही है, जो कुछ कह रहा बउआ सब आया है, वो लोग कह रहा है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, और चचा कहता है नहीं 20 लाख नौकरी देंगे। सच्चाई तो यह वेतन देने का स्थिति बिहार नहीं है। वेतन देने की आज इतना कर्जा जो बढ़ा हुआ है, बजट का आकार जो बढ़ता, पूछिए नीतीश कुमार से, पूछिए तेजस्वी यादव से कि बजट का आकार क्यों बढ़ा है। विकास के मद के लिए, कौन मद के लिए। सच्चाई है वो कर्जा की भरपाई करने के लिए 20,000 प्रतिवर्ष, 20,000 प्रतिवर्ष कर्जा बढ़ रहा, और बजट में उसकी भरपाई के लिए बजट का आकार बढ़ रहा है। लेकिन विकास कैसे होगा, कौन बताएगा। तो एक लाइन में हम आपको कहें कि आर्थिक तौर पर नीतीश जी ने 17 वर्षों में बिहार का कमर तोड़ दिया, और अब नीति आयोग से भाग रहे हैं, फाइनेंशियल कमीशन से भाग रहे हैं, हुडको मना कर रहा है, आरबीआई मना कर रहा है। सारा पैसा जो कर्ज देने वाली संस्थाएं हैं, सारी संस्थाएं बिहार से मुंह मोड़ लिया। बिहार इतना दलदल में फंस गया है कि नोबडी कैन रिमूव। अच्छा सर, यहाँ एक सवाल है सर, दर्शकों से भी थोड़ा बात कर ले। सतीश कुमार जी का मैंने पूरा परिचय दे दिया था, एक शब्द मैंने रख लिया था, ये अंत में मुझे आपको बताना भी था और इसको बता के सवाल भी पूछना था। ये फिलहाल राष्ट्रीय महासचिव है लोजपा रामविलास में, तो वर्तमान राजनीति अभी एक्टिव है, और चिराग पासवान के साथ 3 दिन शिविर भी राजगीर में इन्होंने किया है, 5,000 लोग जुटाए हुए भी थे। सवाल ये है सर, नीतीश कुमार को तो आपने राइट ऑफ कर दिया, मतलब किसी काम के नहीं है। आपका अगर बात सुन लेगा लोग तो जो वोट उनको मिलने वाला वो नहीं मिलेगा। वोट या तो बिहार को बर्बाद कर दिया, लगता है इस बार किसान को, मजदूर को बर्बाद किया, नौजवान को, सबको बर्बाद। 15-20 विधायक पर लाकर रहिएगा अगर हर जगह चल जाएगा चुनाव प्रचार में। ये जानना चाहेंगे तो नीतीश ठीक है, देश में तो नीतीश कुमार जा रहे हैं, अब मोदी जी समझे क्या करना है। बिहार में नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर खूब चर्चा हो रही है। राजद के लगभग 4-5 नेताओं ने जो शीर्ष नेतृत्व के हैं, ये कह दिया कि नीतीश कुमार तो जा रहे देश संभालने के लिए, तेजस्वी बिहार संभालेंगे। तेजस्वी में क्या वो काबिलियत है, या चिराग पासवान आपको लगता है विकल्प है क्योंकि चिराग के साथ आप हैं, या कोई और नया विकल्प लाना पड़ेगा, क्या करना? नहीं, यह बात सच है कि बिहार की माटी रो रही है जी, क्रंदन कर रही है, इसकी बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है। इसका किसान जो मूल आधार है, किसान कभी सुखाड़ कभी दहाड़ की मार से छटपटा रहा है। मजदूर पलायन करने के लिए मजदूर है, अपने बाप बेटे की हिफाजत के लिए, बेटियों की रक्षा के लिए, अपने बाल बच्चों के भरण पोषण के लिए मजदूर वो पलायन करता है, जिसको बाहरी विदेशी कहते हैं। अब पीछे हम नहीं ले जाएंगे, नीतीश बाबू ने जो कुकर्म किया बिहार के मजदूरों के साथ, पलायन के नाम पर करोड़ों लोग जिस तरह से 1400 किलोमीटर 1200 किलोमीटर कोरोना के समय में आने के लिए मजबूर हुआ, और इन्होंने डिनाई किया कि नहीं तुम जाओ वहीं रहो, हम कोई मदद नहीं करेंगे, मदद नहीं भी किया। लेकिन सच्चाई है कि आज जो परिस्थिति है बिहार के अंदर, जहाँ खड़ा कर दिया है नीतीश बाबू ने, अब बस में आरजेडी के बस में नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनको पहले भी 15 वर्ष हमने देखा है जी। लालू जी ने कहा था उस समय कि हमने गरीबों को ताकत दिया, मुंह में आवाज दिया, बाजू में कुबत दिया, सीने में मरने मिटने की तमन्ना दिया, और बराबरी का दर्जा के लिए संघर्ष का रास्ता दिया। हो सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति क्या हुई देश की? तो चिराग तेजस्वी यादव ने कहा तो कि मेरे पिता ने एक सामाजिक क्रांति की थी और अब मैं आर्थिक क्रांति की ओर बढ़ रहा हूं। हाँ, कैसे? जैसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर वो कहते हैं 2-3-4 बात वो कहते हैं जी। वो कहते हैं कि संपत्ति का राष्ट्रीयकरण या उद्योगपतियों के यहाँ बेचना गलत है, निजीकरण के खिलाफ जी। मान लिया। कहते हैं कि हम यहाँ बेरोजगारों को 1500 का हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। नीतीश जी 400 से 500 किए, उसके लिए भी पैसा चाहिए जी। कहते हैं किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उसके लिए भी पैसा चाहिए। हमने कहा 2,47,000 करोड़ जो कर्जा है, पहले ये बताए डिप्टी सीएम साहब, जिन पर लोग कह रहा कि नीतीश जी भागेंगे और तेजस्वी जी आएंगे, तो तेजस्वी जी को बताना न पड़ेगा कि इनकम कैसे जनरेट कीजिएगा। नीतीश कुमार तो नहीं भाग रहे हैं, पैसा वो तो कर बिहार को बर्बाद करके जा रहे हैं कि कोई आ जाएगा तो सब उलझ के रह जाएगा। और सच्चाई है कि जब तक नई योजना लेकर नहीं आएगा, इकोनॉमिक का जिसको ज्ञान नहीं रहेगा, जैसे आपको मैं बताऊं,
जिस समय थे मनमोहन सिंह, उस समय क्या स्थिति थी। आज डॉलर का कीमत 82 रुपया के बराबर हो गया। इतना आप जानते हैं 84% टोटल दुनिया का मार्केट डॉलर के माध्यम से होता है और अपना 93 मार्केट होता है अपने देश का विदेशों में आयात निर्यात में डॉलर के माध्यम से। इनको क्या पता है बिहार के मुखिया को और उप मुखिया को कि डॉलर कहाँ जा रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेवार है। जिस तरह से आयात करने की क्षमता घटती जा रही है, देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। मोदी जी भी उसको संभाल नहीं पाए और बिहार अगर खुद सर राज हो जाएगा कि हम अपना पैदा करेंगे, अपना बाजार होगा, हमारा खरीदारी की स्वतंत्र राज हो जाए, तब तो हो सकता है लाख 2 लाख को नौकरी दे। लेकिन जब रिलेटेड देश है और महंगाई की मार और थपेड़ा सहने के लिए देश तैयार नहीं है, 22 करोड़ रुपए आवेदन देता है, 7 लाख को 8 वर्ष में नौकरी मिलती है और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, छटपटा रहे हैं। सच्चाई है कि वेतन देने की स्थिति में बिहार सरकार आज के तारीख में नीतीश कुमार नहीं छोड़ कर गए हैं। और कोई जो कहता है कि नीतीश जी जाएंगे, कैसे आप कीजिएगा। सबसे पहला सवाल है कि जब तक जल प्रबंधन आप नहीं करिएगा, नदियों के पानी को एक दूसरे से जोड़कर, आप गंगा का तलहटी इतना बड़ा लंबा चौड़ा है, यहाँ पर बंजर भूमि इतना है बंजर भूमि, सिंचित भूमि को असिंचित कर दिया गया। कांग्रेस के जमाने में 10,000 ट्यूबवेल लगा था, 9,500 ट्यूबवेल बंद है, बराज बंद है, जितना नहर बना था, वितरणी बना था, सब बंद हो गया। आप चाहते हैं कि बगैर उसके बन जाएगा, कहां से इनकम सोर्स बढ़ेगा। जब तक इनकम का सोर्स नहीं बढ़ेगा, बिहार एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए, ये तो समझ गया हम। अब अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, वो आपने कहा ना, वो चिराग जी वाला पर नहीं सुने। चिराग जी वाला हम पूछना चाह रहे हैं। ये अंतिम सवाल है सर। आपका एक चेला तो बिहार को यहाँ तक पहुँचा दिया, आपने बड़ा बढ़िया विश्लेषण किया। अब नया आशीर्वाद जिस चेला को आप दे रहे हैं वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान की अब तक उपलब्धि यही है कि पिताजी ने इतनी बढ़िया पार्टी बनाई थी, इतना कुछ सम्मिलित करके एक जगह इकट्ठा करके दिया था, पार्टी भी संभाल नहीं पाए, परिवार भी संभाल नहीं पाए। और आज बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्टी धूल फाक रही है तो वो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास है। खबर बीच बीच में छन के आती है कि भाजपा ऑफर दी है कि विलय कर लीजिए। क्या लगता है, ये भी चला वैसे ही निकलेगा क्या? नहीं, अब यहाँ समझने क्या सकता है। आपने कहा हमारे चेला नहीं थे नीतीश बाबू, छोटे भाई थे, आशीर्वाद दिया आपने। हाँ, आशीर्वाद हमने दिया था, मेहनत मशक्कत भी किया था और उससे ज्यादा मेहनत मशक्कत मैं चिराग जी के लिए कर रहा हूँ, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि बिहार परिवर्तन चाहती है। हमने अपने जीवन में परिवर्तन 2 देखा। कांग्रेस गई, लालू जी आए, लालू जी गए, नीतीश जी आए, नीतीश जी जाने वाले हैं, चिराग जी आने वाले हैं। ये ऐसा बात मैं इसलिए कहता हूँ। आपने कहा कि पार्टी को संभाल नहीं पाए, इनके बाबूजी ने यह किया था, वह किया था, उनके साथ भी मैं था, रामविलास जी के साथ में पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष था, अभियान समिति का अध्यक्ष था, सब कुछ उसमें हम ही थे उनके जमाने में। सच्चाई है, आज रामविलास जी ने जो किया था काबिल तारीफ है। बिहार की माटी के लिए गरीब गुरबों की आवाज बढ़कर देश में जो कुछ किया, लेकिन चिराग पासवान में भी क्वालिटी है और यही क्वालिटी है कि जिसके चलते जातीय बंधन तोड़कर, धर्म का दीवार तोड़कर इनके साथ रोज सैकड़ों नौजवान जुट रहा है। और जब सुना जाए राजनीतिक परिपक्वता है, बढ़ता है वो प्रैक्टिस में, रोज वो रोज बढ़ रहा है। हम भी देख रहे हैं, रोज सीख रहे हैं। 6 महीना पहले हम ज्वाइन किया था, हम डंके के चोट पर कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर जो है मन में भावना सीखने, बिहार की सेवा करने की, जन समस्याओं से बिहार को निजात देने की, इसीलिए उन्होंने कहा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा हमारा है। बहुत चर्चा है कि भाजपा में शामिल हो जाएंगे, भाजपा के साथ गठबंधन बना लेंगे। बना लिया क्या? इनको कहता है लोग कैबिनेट मंत्री नहीं, चिराग जी ने कहा कतई भी नहीं हम करेंगे, हमको बिहार से मतलब है, बिहार की जनता से मतलब है, हमको गठबंधन से मतलब नहीं है। आप भी गए होंगे, उनसे पूछे होंगे और उनका स्टैंड क्लियर है
कि हमको गठबंधन और सीट नहीं चाहिए, हमको बिहार की हिफाजत करनी है, बिहार की जनता की सेवा करनी है। और यही कारण है कि आप देखते होंगे चाहे जिस जात धर्म के अंदर कोई घटना घटती है, दुर्घटना घटती है, कोई जाए ना जाए, लेकिन चिराग पासवान वहां तो वही तो लोग कह रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे नेता लोग चिराग जी को बढ़ा दिए कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाएगा बिहार का। नहीं सुना जाए। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि पार्टी छोटे, पार्टी के जब इन पर प्रहार किया गया, बाबूजी मर रहे थे, परिवार को तोड़ा गया, घर से इनको निकाला गया, लेकिन नहीं जो भी तोड़ा, लेकिन उस थपेड़ा को उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि पार्टी को मजबूत करके निकाला। अभी जो प्रशिक्षण शिविर हुआ 22, 23, 24 को, हम कह सकते हैं 38 जिला के जिला अध्यक्ष थे, 534 में 500 प्रखंड अध्यक्ष थे, और पंचायत अध्यक्ष लगभग 2500 थे, प्रकोष्ठ के सभी जगह के अध्यक्ष थे, लगभग 5000 कार्यकर्ता। क्या निष्कर्ष निकला सर, जनता को बताइए। निष्कर्ष यही निकला कि हम गांव-गांव तक जाएंगे, जन समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे, संघर्ष के तरंग पर चढ़कर लोजपा रामविलास के संगठन को गांव-गांव खड़ा करेंगे, और उसी के ताकत के बलबूते 24 और 25 का चुनाव लड़ेंगे। 25 में हम चिराग पासवान को विकल्प के रूप में लाकर मुख्यमंत्री बनाएंगे, यही वहां संकल्प लिया। आपने तो सर बहुत देखा है बिहार की राजनीति की धूप छाव। चिराग पासवान कैसे बनेंगे बिहार का मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव के पास वोट है, भाजपा के पास एक बड़ा बैकअप है, उसके अलावा भी बहुत कंटेंडर्स हैं। मैं आपको 94 की बात बोलता हूँ, 94 में मैं एमएलए सीपीआई से। आपका एक एमएलए नहीं है, आपका सांसद एकमात्र चिराग पासवान है, वो मत हार जाए आपकी। सुना जाए, हमने 94 में कुर्मी चेतना महारैली किया जी। जब रैली करने के लिए निकले, हम गरीब आदमी है, 1.5 बीघा जमीन हमको कुछ है नहीं, अब विधायक थे, लेकिन हाँ विधायक थे, लेकिन उस समय जब हमने बगावत किया, बगावत का झंडा अपने कंधे पर रखा और बिहार को कहा कि बिहार में परिवर्तन होगा, जंगल राज खत्म होगा, इंसान का राज आएगा, और हमने परिवर्तन करवाया। लोगों ने जब साथ दिया, नीतीश जी आए, नीतीश जी ऐसे कमजोर व्यक्ति बिहार के 17 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, अगर काम किए वो होते लालू जी तो वो भी भगवान बन जाते। नीतीश जी काम करते तो इंसान से कहाँ चल जाते पता नहीं, लेकिन 17 वर्षों में कुछ पहले कुछ लूट लिया, एक भाई आई समूचे को लूटवा दिया। बेटी का मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड देखे, बिल्कुल सर, बिहार में देश की संस्कृति है कि एक द्रौपदी का चीर हरण हुआ, महाभारत हो गया, सीता का हरण हुआ, लंका दहन हो गया, और यहाँ 34 बेटियों के पेट में बच्चे पल रहे थे बिना शादी के, जिसकी आयु 12 वर्ष 14 वर्ष की थी। किसके नेतृत्व में सरकार चल रहा, किसकी जिम्मेदारी थी, कौन गुनाहगार है? अगर गुनाहगार नीतीश कुमार की सरकार थी, और आज जिस तरह से मुल्क की राजनीति को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया गया, हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं बापू और पटेल की धरती को जिस तरह से अपमानित किया है, जननायक कर्पूरी और जयप्रकाश के मिट्टी को जिस तरह से लानत भरी जिंदगी में ला दिया है, निश्चित तौर पर जनता देख रही है। अब नीतीश जी का जमाना लौटकर आने वाला नहीं है, परिवर्तन होगा। यूपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं फूलपुर से, जो चिराग पासवान, वोट दीजिएगा, कुर्मी कुशवाहा वोट देगा। चिराग पासवान जिस डिटर्मिनेशन के साथ नौजवानों के साथ मैदान में निकल पड़ा है, रोज उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, लामबंदी कतारबंदी बढ़ती जा रही है। बहुत समय है, हाँ समय है, लेकिन जिस तरह से तेजी से बढ़, अभी जो प्रशिक्षण शिविर हुआ एक उदाहरण है, इतना अनुशासित ढंग से 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर चलना आप देख रहे हैं। जितना प्रशिक्षण शिविर हुआ कोई ऐसा नहीं है जिसमें प्लेट नहीं टूटा, वही होता है, सब दल का हुआ, सब में प्लेट टूटा, लेकिन एक यही दल था लोजपा रामविलास जिसके नेता चिराग पासवान है, इतना शांति से हुआ, लगा कि इसलिए कि संकल्प लिया है कि हम संघर्ष करेंगे, नेता होगा चिराग पासवान, जनता के लिए आंदोलन करेंगे, आंदोलन के तरंग पर चढ़कर संगठन। ठीक है, चिराग पासवान बिहार का भविष्य आपके हिसाब से सर बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। नीतीश कुमार जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, इतना विरोध आप किए हैं, अब पता है मार्केट में हल्ला क्या है? क्या है? यही कुर्मी कुशवाहा टोटल वोट करेगा नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, यूपी से भी चुनाव जीत जाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा खैर अब क्या होगा जो देखा जाएगा, लेकिन हमको जो समझ, कुर्मी कुशवाहा वोट नहीं करेगा नीतीश कुमार को। हमको जो समझदारी है, कुर्मी कुशवाहा सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके नेता थे, है ना। अब आप सुना, छत्रपति शिवाजी महाराज
भी इसके नेता इस जात के थे। छत्रपति साहू जी महाराज थे, सम्राट अशोक भी थे, और मौर्य साहब भी थे, और महात्मा बुद्ध भी थे, जगदेव बाबू थे। इन लोगों का जो विचार था, विचारों को जो अमल में लाने का जो तौर तरीका था, अगर वह होता, उनके पद चिन्हों पर ही चलते, तो जाहिर बात है किसी को कहे सांप्रदायिक, उससे भी गले लगा लिया। किस लिए? सत्ता में जाने के लिए। कहा कि चोर है, भ्रष्ट है, क्रिमिनल है, बिहार को खून में डुबाया, जंगल रहा, उससे भी कभी आप मिल जाते हैं। तो आपके लिए न कोई चोर है, न कोई सांप्रदायिक है, न कोई प्रगतिशील है, मौका के यारी आप हैं। विश्वास खो दिया है नीतीश कुमार ने, बिल्कुल विश्वास खो दिया। और कुर्मी कोई जात इतना गया हुआ गैर राजनीतिक जात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा तो सर मिल गए, कल तक विरोध कर रहे थे, जाके मिल गए। उपेंद्र कुशवाहा को छोड़िए, ही कौन बड़का नेता है इसके बारे में। आरसीपी सिंह को देखिए राज्यसभा नहीं भेजा, कैसे भाग के अब विरोध कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि किनको लाया, आपको भी नीतीश जी बुला लेंगे तो आप कहिएगा अच्छे। नहीं, गलत बात। हम गए थे, फिर बीच में भी हम गए थे इसलिए कि हमको लगा कि दिल्ली जिस तरह से बर्बाद हो रहा है, इसको बचाने की आवश्यकता है। दिल्ली को बचना, इस देश का संविधान पर कोई अगर सवाल उठाए तो जाहिर बात हमारे ऐसे लोग तिलमिलाते हैं। और तब हमको लगा कि शायद नीतीश जी ऐसा, लेकिन नीतीश जी के पास न कोई विजन है और न कोई सिद्धांत है, न महात्मा गांधी के फॉलोवर है, न सरदार वल्लभ भाई पटेल के फॉलोवर है, न वो जगदेव बाबू के फॉलोवर है, न महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक के फॉलोवर है। यही तो चाणक्य हो सकते हैं, लेकिन चाणक्य जनता के लिए वो नहीं है, चाणक्य अपने कुर्सी के लिए है। इसलिए बिहार की जनता नहीं, देश की जनता उनको देख रही है, आंक रही है, माप रही है। मापक मायने में वो फेल है। इसलिए 43 MLA वाला कोई समझे कि हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हमको लगता है बिल्कुल ही दिवा स्वप्न है, और दिवा स्वप्न ही रहेगा। इसलिए कि न देश के लिए आप किया, न प्रदेश के लिए आपने किया। 12 वर्षों तक दिल्ली में आप सब मंत्रालय, रेलवे में रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, वहां क्या किया भगवान मालिक। और यहाँ 17 वर्षों में न किसान को लाभ दिया, न खेतिहर मजदूर को लाभ दिया, न कोयरी कुर्मी को लाभ दिया, न भूमिहार राजपूत को लाभ दिया, न अल्पसंख्यक को लाभ दिया। सबको आपने ठगने का काम किया। आपकी ठगैती सब लोग देख लिया। आपको याद होगा अभी जब परिवर्तन करके नीतीश बाबू यहाँ आए, तेजस्वी को डिप्टी CM बनाकर, और बीजेपी को लतिया के जब निकले, लालू जी जब आए न, तो लालू जी को जब गुलाब का फूल दिए तो लालू जी ने कहा कि देखिए अब कहे अन्य उन्हें नहीं जिया, मर जाना चाहिए था। अगर हमरे ऐसा आदमी होता, क्या नहीं कह दिया लालू जी, अब अन्य उन्हें नहीं जिया। क्या मतलब कि तुम्हारा चरित्र है इधर उधर जाने का। अभी भी तो बेइज्जत हो ही रहे हैं, रोज बेइज्जत हो रहे हैं। इतना बेइज्जत होने वाला कोई राजनीति में व्यक्ति नहीं है। अगर जनता के सवाल पर, जनता के सवाल पर बेइज्जत होते, सुखाड़ से निजात दिलाने के लिए होते, वहाँ बिहार दिल्ली में राज्य का दर्जा के लिए होते, बीजेपी से अलग, हम लोग जाके माला पहनाते। लेकिन बिहार के लिए क्या किया, क्या किया आपने? सच्चाई यही है, बिहार को नरक आपने बना दिया। देश में जैसे मोदी जी क्या कर रहे हैं, जो अपना वो समझे, सब समझ रहा है। ठीक है, कुछ मजबूरियां है, RSS बड़का संगठन वाला है, कुछ कर दे, यहाँ जात पात के नाम पर कुछ हवा बहा ले, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि कौन क्या है, किसको क्या करना चाहिए, होगा क्या मैं नहीं कर सकता। मैं इतना वाला भविष्यवाणी करने वाला सब कह दिया सर, हम समझ गए, दर्शक भी समझ गए होंगे। देखिए, हम कर रहे थे चर्चा बिहार और देश के राजनीतिक माहौल पर, जिस तरीके से नीतीश की दावेदारी थी, और प्रधानमंत्री वहाँ पहले से ही नरेंद्र मोदी हैं, तो भाजपा कह रही है वैकेंसी नहीं है, यहाँ से जबरदस्ती भेजा जा रहा है नीतीश कुमार को ट्रेन में बिठा के। तो एक चर्चा आवश्यक थी, जानना कि दोनों कितने पानी में हैं। लेकिन इस चर्चा पर तो हमने बातचीत की, लेकिन सतीश जी ने इस चर्चा को नीतीश कुमार का राजनीतिक पंचनामा, आज तक के उनके 15-16 साल के इतिहास को बना दिया राजनीतिक CM के तौर पर। बहुत कुछ इन्होंने कहा, उम्मीद है कि आपको वो सब कुछ अच्छा लगा हो, कुछ रह गया हो, कोई सवाल मन में आ रहा हो सतीश जी से या मुझसे
कमेंट में आइए और सवाल पूछ लीजिए। पंचनामा की श्रृंखलाएं ऐसी ही होती हैं, गंभीर राजनीतिक विषयों पर हम चर्चा करते हैं। अगर आपको ऐसी चर्चाएं पसंद हैं तो बिल्कुल स्वागत है आपका इस चैनल पर। और अगर आपको लगता है कि इस चर्चा से आपको कुछ ज्ञानवर्धन हुआ है तो इस वीडियो को शेयर करके किसी और तक पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।